ओके, बैसिलस थ्रांजिएंसिस नामक एक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है नेचर में। बैसिलस थ्रांजिएंसिस नामक एक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है नेचर में, है ना, जो कि एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है ना, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस एक्टिव हो जाता है अल्कलाइन पीएच पे। फाइन, तो अल्कलाइन पीएच प्रेजेंट रहता है कीड़े के गट में। फाइन, मैं बोल रहा हूँ बैसिलस थ्रांजिएंसिस नामक एक बैक्टीरिया है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज क्रिस्टल प्रोटीन, है ना, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। फाइन, ओके, और क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है बिकॉज ऑफ और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए जीन कॉल क्राई जीन, है ना, ये क्राई जीन बनाता है क्रिस्टल प्रोटीन। दिस क्रिस्टल प्रोटीन get activated at alkaline pH, है ना, अल्कलाइन पीएच मतलब पीएच मोर देन 7, है ना। सो जैसे ही कोई कीड़ा है, लेपिडोप्टेरा है, बटरफ्लाई है, उसका लार्वा है ना, लेपिडोप्टेरा कोई पेस्ट है ना, ये एक इंसेक्ट है। फाइन, दिस इज एन इंसेक्ट, इज एन इंसेक्ट। फाइन, तो जैसे ही इस क्राइक प्रोटीन को खाएगा ना, क्रिस्टल प्रोटीन को ये खाएगा, ठीक है, जैसे ही ये क्रिस्टल प्रोटीन को कंज्यूम करेगा, है ना, okay, this crystal protein will get activated. Crystal protein will turn into toxic substance, है ना, and this toxicity will kill the Lepidoptera. लेपिडोप्टेरा कहने का मतलब यहाँ पे समझेंगे फ्लाइज, बटरफ्लाइज, कैटरपिलर, है ना, ये सब बटरफ्लाई के लार्वा, है ना, ये मर जाएगा। ओके, बैंगन के अंदर कीड़े होते हैं, देखे होंगे आप लोग। फाइन, तो ये सब कीड़े मर जाते हैं। समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। बैसिलस थ्रांजिएंसिस नामक एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है नेचर में। यदि बैसिलस थ्रांजिएंसिस को कोई कीड़ा खा जाता है तो वो कीड़ा मर जाएगा। कैसे मरता है, क्यों मरता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या साइंस है इसके पीछे। फाइन, तो बैसिलस थ्रांजिएंसिस बैक्टीरिया रिलीज करता है क्रिस्टल प्रोटीन, है ना, जो कि टॉक्सिक साबित होता है कीड़ों के लिए, हमारे लिए नहीं, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, हायर एनिमल्स के लिए नहीं, है ना। ये क्रिस्टल प्रोटीन टॉक्सिक साबित होता है कीड़े मकोड़े के लिए कब, जब इसको अल्कलाइन पीएच मिलता है। तो कीड़ा जैसे ही इस बैक्टीरिया को खाएंगे और वो बैक्टीरिया कीड़े मकोड़ों के गले तक पहुंचेगा जिसका पीएच अल्कलाइन होता है, वो क्रिस्टल प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है ना। वो क्रिस्टल प्रोटीन गट के लाइनिंग में जाके पोर क्रिएट करता है, होल्स क्रिएट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये कीड़ा है, कैटरपिलर है ना, इसके गट में जाके ये क्रिस्टल प्रोटीन है, ठीक ना, ये इस तरीके से पोर क्रिएट करता है ना। पोर होने के चलते सेल्स के अंदर पानी घुसने लगते हैं, एंडोस्मोसिस होने लगता है, ठीक ना, और एंडोस्मोसिस के चलते सेल का साइज
बड़ा होने लगता है, सेल बर्स्ट कर जाते हैं, है ना? और इस तरीके से कीड़ा मर जाता है। समझ में आया? ये मैकेनिज्म समझ में आया? ये पूरा यस सर। फिनोमेनन समझ में आया? ओके, फाइन, फाइन। तो बहुत सालों तक साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, इस बैसिलस थ्रांजिएंसिस को हार्वेस्ट करके बेचना शुरू कर दिया। फाइन, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया छोटे-छोटे सैशे में बैसिलस थ्रांजिएंसिस का स्पोर्स, है ना? और किसान क्या करते थे, इस बैक्टीरिया को छिड़क देते थे पौधों पे। जैसे ही पौधा खाएगा, तो कीड़ा का स्पोर भी खा लेगा, सॉरी, बैसिलस थ्रांजिएंसिस का स्पोर भी खा लेगा वो कीड़ा, मर जाएगा। इसका ड्रॉबैक एक था कि आज मान के चलो हमने खेत में बैसिलस थ्रांजिएंसिस को डाल दिया, बारिश हो गई, सब तो धूल के नीचे आ गया, कोई फायदा नहीं फिर ये कीड़ा ये इंसेक्टिसाइड डालने का, लॉस है ना? तो साइंटिस्ट लोगों ने एक दूसरा तरीका निकाला कि क्यों ना हम इस टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने वाले जीन को प्लांट के अंदर ही डाल दे परमानेंटली, है ना? और वो क्रिस्टल प्रोटीन परमानेंटली एक्सप्रेस होता रहेगा। फाइन, एक्सप्रेस होता रहेगा, और जैसे ही एक्सप्रेस होगा, कीड़ा खाएगा, कीड़ा के मुंह में जाके ये क्रिस्टल प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और कीड़ा मर जाएगा, है ना? इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने लॉजिक लगाया और ये सही साबित हुआ, है ना? और इसके चलते जो प्रोडक्ट्स रेज करा गया उसको नाम दिया गया बीटी क्रॉप्स, बैसिलस थ्रांजिएंसिस क्रॉप्स। फाइन, तो एक इम्पोर्टेंट क्रॉप का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो पहली बार बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पहली बार क्रिस्टल जीन का एक्सप्रेशन करवाया गया था, है ना? वो पौधा था आपका कॉटन। फाइन, तो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बैसिलस थ्रांजिएंसिस कॉटन या फिर बीटी कॉटन। ए जीएम और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन ठीक है, बीटी कॉटन, है ना? ओके, चलिए बता रहे हैं क्या है ये। इट इज अ ट्रांसजेनिक कॉटन है ना, ये ट्रांसजेनिक कॉटन है which has the gene from Bacillus thuringiensis bacteria ना, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियम से जीन लिया हो गया है। फाइन, it shows resistance against insect belonging to the order Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, है ना? इन सभी ऑर्डर के इंसेक्ट्स को इरेडिकेट करता है, ठीक ना? ये कॉटन जीन, ये कॉटन का वेराइटी। फाइन, हाउ दिस बीटी कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड, कैसे बनाया गया? कैसे बनाया गया, ठीक ना? चलिए हम पूरा स्टेप्स बता रहे हैं यहाँ पे।
It was known that, ये जाना जा रहा था, known that a soil bacterium Bacillus thuringiensis Bacillus thuringiensis produces a crystal protein. A protoxin protein, है ना? Coded by gene named CRY. Coded by gene named CRY. ठीक है, CRY is a name of gene. और वो जो प्रोडक्ट बनाता है that is crystal protein. Fine. This crystal protein can be activated at alkaline pH. Fine. Alkaline pH पे एक्टिवेट होता है. Fine. होता क्या है? The protoxin protein is known as delta toxin protein. है ना, डेल्टा टॉक्सिन नाम दिया गया था इसको. Fine. This delta toxin protein सर ये क्रिस्टल प्रोटीन को ही बोल रहे हैं, डेल्टा टॉक्सिन प्रोटीन. क्या बोल रहे हो? सर ये क्रिस्टल प्रोटीन को ही बोल रहे हैं ना, डेल्टा टॉक्सिन प्रोटीन. हाँ हाँ, डेल्टा टॉक्सिन को हम बोल रहे हैं प्रो क्रिस्टल प्रोटीन ना. प्रो क्रिस्टल प्रोटीन. प्रो का मतलब ही होगा इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, तो डेल्टा टॉक्सिन यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में कैन बी एक्टिवेटेड बाय alkaline. Fine. Alkaline pH. ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा? साइंटिस्ट isolated this CRY gene from Bacillus thuringiensis and transferred to callus of cotton by agrobacterium mediated gene transfer.
एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। फाइन। तो जीन ट्रांसफर के लिए सर हम लोग ऐसे बैक्टीरिया यूज करते हैं क्या? हाँ, सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम ही हमारे पास इकलौता अभी वेक्टर है जो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए। नहीं तो हम लोग जीन गन मेथड यूज करेंगे। फाइन, जीन गन मेथड यूज करेंगे या फिर बायोलिस्टिक गन यूज करेंगे, बायोलॉजिकल सिरिंज यूज करते हैं। फाइन, ये सब भी यूज किया जा सकता है ना। देखिए क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये रहा बैसिलस thuringiensis, है ना। ये बैसिलस thuringiensis है, बैक्टीरियम है ना। इस बैक्टीरिया से हमने क्या करा, क्राइजीन को आइसोलेट करा, है ना। दिस इज क्राइजीन। फाइन, ये रहा क्राइजीन। ओके, क्राइजीन को हमने किस में लाइगेट करा, अब इसको हमने लाइगेट कर दिया ओके, we ligated this in TI plasmid। फाइन, और TI plasmid को हमने इंसर्ट कर दिया दूसरे बैक्टीरियम में, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियन। ये क्या हो जाएगा, दिस इज एग्रो टिमिफेशियन, है ना। ओके, इस तरीके से। और इसको हमने इन्फेक्शन करवा दिया किसमें, इन्फेक्टेड टू कैलस ऑफ कॉटन, है ना। ये कैलस है कॉटन का। फाइन, यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम आके इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ना। और इन्फेक्शन के दौरान क्या होगा, जीन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। फाइन, कैलस का मतलब क्या होगा, सेल ही होगा। इसको हम इलाज करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखना है। ये है सेल, है ना, कॉटन का सेल है ये, कॉटन सेल। ओके, कॉटन सेल का अंदर इसका मेन जीनोम होगा। फाइन, ये रहा इसका मेन जीनोम। ओके, मेन जीनोम में जाके ये देखिए क्रिस्टल जीन इंसर्ट हो गया है। फाइन, अब क्या होगा, यहाँ से इस कैलस से नया पौधा उगेगा। ये नया पौधा होगा, इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म्ड है कि नहीं है। फाइन, टेस्टिंग के बाद ही हम कहेंगे कि दिस प्लांट इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट, या फिर बीटी कॉटन कहेंगे इसको, है ना। अब ये बीटी कॉटन will show resistance against this Coleoptera lepidoptera। फाइन, समझ में आया क्या हो रहा है। यस सर। है ना। देखिए हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन है ये।
है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं डेल्टा टॉक्सिन। ओके, ये जाएगा एट पीएच मोर देन 7, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ प्रोटीन हट जाएगा और ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा। टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन, है ना। ये क्या होगा, will tend to create pore in the gut of insect, leading to osmosis, है ना। Cells will burst and insect dies, है ना। इंसेक्ट्स मर जाएंगे। समझ में आया, ये सब होगा। इतना सारा चीज होगा, ठीक ना। तो आज के डेट में हमने बहुत सारे क्रिस्टल जीन आइडेंटिफाई करे हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़ों को किल करता है ना। आज के डेट में हमने बहुत सारे क्रिस्टल जीन को इनकाउंटर करा है जो अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़ों को किल करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, crystal genes are of several type. Crystal gene has diversity. ठीक ना, डाइवर्सिटी है क्रिस्टल जीन के पास, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल जीन इफेक्टिव है अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स के ऊपर, ठीक ना। such as Cry1 AC, ठीक ना। Cry2 AB, है ना। This crystal 1 AC and crystal 2 AB genes are effective against cotton borer, है ना। ये कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट काम करता है। तो इसका भी यूज कॉटन प्लांट में ही होता है। हाँ हाँ हाँ, these two genes are highly effective against cotton bollworm. Fine. ओके, एक और हम जीन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज Cry1B, Cry1AB, है ना। ये जीन इफेक्टिव है अगेंस्ट कॉर्न बोरर। ठीक ना, कॉर्न बोरर के अगेंस्ट में काम करता है। फाइन, तो इसमें याद करना है आप लोग को क्रिस्टल सर बोरर का कुछ मतलब होता है? प्रोटॉक्सिन, डेल्टा टॉक्सिन। बोर करना, छेद कर देना। बैंगन में देखे हो ना, कीड़े लग जाते हैं तो छेद हो जाता है, हाँ उसी से लेना देना है। स्टेम बोरर, है ना, फ्रूट बोरर, ओके, छेद कर देते हैं। तो आज के डेट में बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, है ना, बीटी राइस, ये सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल है नाउ इट इज।
variety of transgenic crops are available in the market carrying this crygene. Some of the crops are, मैं example दे रहा हूँ. Some of the crops are BT brinjal. BT brinjal अपने देश में नहीं उगाया जाता है, बांग्लादेश में उगाया जाता है. BT कॉटन तो है, ये है BT कॉर्न, है ना, एक्सेट्रा. बैसिलस थ्रांजिएंसिस सोयाबीन भी है ना. इतने सारे चीज अवेलेबल है मार्केट में जो कमर्शियली अवेलेबल है. यहाँ से किसी को कुछ पूछना है? सर अभी नो जो देना. मार्केट में अवेलेबल रहता है प्लांट्स, वो सब क्या हाँ. बीटी कॉटन ही रहता है? ना, जो बीटी होता है उस पे लिखा हुआ रहेगा कि ये बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है. फाइन. हाँ. ठीक ना. फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. This is delta endotoxin gene. ठीक ना. That is crygene. इसको crygene भी कहेंगे हम लोग. डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन, क्राइजीन. फाइन. क्या कर रहा है? इनएक्टिव प्रोटीन बनाएगा. है ना. बोल सकते हैं डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, है ना. डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाएंगे. pH, alkaline pH will activate this by modifying the delta endotoxin protein active endotoxin ठीक है, गट के एपिथेलियम को डैमेज कर देगा. एंडोस्मोसिस होगा, लीड टू एंडोस्मोसिस. है ना. एंडोस्मोसिस होगा. gut cells burst out. Insect dies. ठीक है.
समझ में आया? हाँ सर। सर ठीक है, पानी तो कहाँ से आएगा डेल्टा, एंडोऑस्मोसिस के लिए? हाँ हाँ पानी, अरे यार पानी प्रेजेंट है, मॉइस्चर से भी आ सकता है, मॉइस्चर से भी आ सकता है, और पानी तो प्रेजेंट है ये माउथ रीजन में ना, माउथ रीजन में पानी प्रेजेंट है, वहां से आना है। नाउ ये तो हमने ट्रांसजेनिक प्लांट पा रखे हैं बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सम एक्सटर्नल जीन। बाहर से एक्सटर्नल जीन हमने डाला है तब जाके ये प्रोडक्ट को हासिल किए हैं। अभी हम क्या करेंगे, कुछ जीन का सब्सट्रैक्शन करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ जीन को हम लोग सप्रेस करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल। है ना? चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं। एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक नेमाटोड डैमेज करता है उस पौधे को। फाइन, ठीक है, टोबैको प्लांट है, उस टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाता है एक नेमाटोड, मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, है ना? क्या करता है ये मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया? टोबैको प्लांट के रूट में, है ना, टोबैको प्लांट के रूट में एंटर कर जाता है। फाइन, और इसके अंदर ट्यूमर कॉज करता है, टोबैको के रूट में ट्यूमर कॉज करता है। फाइन, ट्यूमर कॉज करता है, ट्यूमर कॉज होने के चलते टोबैको प्लांट की इफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी में, ठीक ना, कमी होने लगती है। तो टोबैको प्लांट ने भी कुछ स्ट्रैटेजी अपनाया, है ना? उसने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया कि नेमाटोड कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस किया, है ना, कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, और वो प्रोटीन के चलते ट्यूमर हो रहा था, है ना? तो इसने क्या किया, टोबैको प्लांट ने क्या करा, इस प्रोटीन को ना बनने दिया, नहीं बनने दिया अपने शरीर के अंदर। कैसे? हम जानते हैं कि ये जो नेमाटोड होगा, है ना, इसके अंदर जो जीन होगा वो एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के चलते क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के ऊपर होगा ट्रांसलेशन, है ना, दिस वी नो, एंड ट्रांसलेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, एंड दिस प्रोटीन इज एक्चुअली causing the tumor in the tobacco plant. Fine, what strategy has this plant applied, है ना? उसने क्या करा, उसने एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया, है ना, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया उन्होंने, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए किसके था, इस टॉक्सिक प्रोटीन के एमआरएनए के तरह था, है ना? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसके साथ जाके बाइंड कर गया, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। यहाँ पे देखो तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब ये जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा तो इसके ऊपर ट्रांसलेशन होगा क्या, ट्रांसलेशन होगा इसके ऊपर? नो सर। नो, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये प्रोटीन ही नहीं बनेगा, है ना, और ये प्रोटीन नहीं होगा तो कोई ट्यूमर नहीं होगा।
फाइन। तो ये एक स्ट्रैटेजी था नेचर ने अपनाया है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हमें कहाँ देखने को मिलता है? मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया द्वारा जुल्म किया गया टोबैको प्लांट पे, है ना, दिखता है। तो टोबैको प्लांट ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके का स्ट्रैटेजी अपनाया है। फाइन। तो एनसीईआरटी में मेंशन है कॉम्प्लीमेंट्री ये जीन भी। कहाँ से आया था? कॉम्प्लीमेंट्री जीन प्लांट ने सिंथेसाइज करा, पौधे ने बनाया, टोबैको ने बनाया। हम बाहर से नहीं डाल रहे हैं, ये हम नेचुरल तरीका बता रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, टोबैको प्लांट ने जो अपनाया है। फाइन। हियर वी आर नॉट यूजिंग एनी बायोटेक्नोलॉजी। फाइन। सिंपली हम स्टडी कर रहे हैं टोबैको के केस को। टोबैको के केस में मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया नामक नेमाटोड हानि पहुंचा रहा था, ट्यूमर बना रहा था। फाइन। तो उस ट्यूमर से निजात पाने के लिए टोबैको प्लांट ने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना दिया, जो कि नेमाटोड के उस प्रोटीन के खिलाफ था जो कि ट्यूमर बनाने वाला था आगे चल के, है ना। तो वो पार्टिकुलर जीन अब एक्सप्रेस नहीं होगा, तो टोबैको प्लांट अनहार्म्ड रहेगा। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखेंगे आप लोग। एक बार एनसीईआरटी देखेंगे जरा, उसमें डायग्राम दिया हुआ है, होस्ट प्लान जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर। देखो, पढ़ो जरा उसमें क्या लिखा हुआ है। डायग्राम देखो जरा। ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। एनसीईआरटी खोलेंगे और देखेंगे उसमें, जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बना है उसमें ट्यूमर बन रहा है, लेकिन जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन चुका है उसके अंदर ट्यूमर नहीं बना है। देखेंगे। हम फिर बता रहे हैं क्या है ये सब चीज। देखेंगे जरा, स्टेटमेंट पढ़ पाओगे तो पढ़ भी लो। सर इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस बोलेंगे। इंटरफेयर कर रहा है ना आरएनए आके यहाँ पे, है ना। इसको आरएनए इंटरफेरेंस कहेंगे। जीन यहाँ पे साइलेंट हो रहा है ना, इसलिए इसको जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे आरएनए का जो सेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को लगा रहे हैं, मतलब एंटी सेंस को लगा रहे हैं, है ना। जैसे डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है ना, एक सेंस होता है कि एंटी सेंस होता है। फाइन। उसी का तरह इसको एंटी सेंस आरएनए एंटी सेंस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस भी कहा जाता है, जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है।
सर एंटीसेंस आरएनए वही कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ उसी को कह रहे हैं। यस सर, समझ गए। समझ गए ना? तो ये मतलब नेचर में ऐसा एग्जिस्ट होता है ना? तो इसी चीज को हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया साइंस में, है ना? और एप्लीकेशन हाँ, और इस टेक्नोलॉजी को वाइडली अब यूज किया जा रहा है ना? अलग-अलग प्रकार के पौधों के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, ठीक है? जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपने सुना होगा फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है? फ्लेवर सेवर टोमेटो एक टमाटर की वैरायटी है, ठीक है ना? जिसको बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। उसमें हमने क्या किया है, उस जीन को साइलेंट कर दिया है जो टमाटर को पकाने में मदद करता है ना? ऐसे करने से क्या हुआ कि टमाटर पकेगा ही नहीं जल्दी, है ना? और हम जब पकाना चाहेंगे, हम आर्टिफिशियल पकाने वाला मटेरियल डाल देंगे, पक जाएगा। फाइन। तो सर इसका इम्पोर्टेंस ये होगा कि ये स्टोरेज के लिए काम आएगा, हाँ, मतलब जब सीजन नहीं रहेगा तब इसको बेच सकते हैं। यस, यस, है ना? जीन साइलेंसिंग। In nature, it was found that a tobacco plant is getting rid of from a nematode Melidogyne incognitia. Incognitia ना, मिलाइडोकाइने इनकॉग्निशा से ये rid of हो पा रहा है। By suppressing the gene which produces a tumor causing protein. फाइन। तो इस चीज को हमने स्टडी करा और फिर नाम दिया गया कि भैया आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी से हम कुछ और भी चीजें अचीव कर सकते हैं, है ना? The technology behind these is RNAi या फिर RNA antisense टेक्नोलॉजी।
antisense technology, RNA interference हो गया ना, gene silencing, है ना, gene silencing कहा जाता है, that is RNA interference. RNA इंटरफेरेंस, ठीक ना, RNAi का मतलब होता है RNA इंटरफेरेंस. फाइन, ओके. Scientists also verified this ठीक है, also verified this phenomenon on tobacco plant by introducing complementary RNA into the tobacco plant. And they successfully examine that no tumor seen in the transgenic tobacco. ठीक है, हटाओ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सेम टेक्नोलॉजी is used to produce flavor saver tomato. फ्लेवर सेवर टोमेटो. फ्लेवर सेवर टोमेटो को एंडलेस समर टोमेटो भी कहा जाता है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्लेवर सेवर टोमेटो को एंडलेस समर टोमेटो भी कहा जाता है. क्यों कहते हैं एंडलेस समर टोमेटो? इसके पीछे भी लॉजिक है. बाद में सर क्या यूज करते हैं ताकि पकता है ना. एक्चुअली टमाटर मिलता है गर्मी के समय में, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम टमाटर अभी थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल करवा रखे हैं, इसलिए इसको कहा गया है एंडलेस समर टमाटो. फाइन, मतलब समर खत्म ही नहीं हो रहा है. चलिए बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज टोमेटो, ठीक ना, ये टोमेटो है. ओके फाइन. इस टोमेटो के अंदर जीन है, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन, enzyme for ripening for ripening, है ना. तो हमने क्या करा, एक कम्प्लीमेंट्री mRNA, RNA बोले, complementary RNA is introduced, complementary RNA is introduced into the tomato.
a complementary gene to that gene which is leading to ripening of tomato, है ना? So for example, ये है gene for ripening of tomato, है ना? आप बोल सकते हो कि ये mRNA है, फाइन। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री RNA डाल दिया हमने, RNA of complementary RNA for the gene of ripening of tomato। ये वो जीन है, वो mRNA है, ठीक ना? अब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिलके क्या कर लेंगे, दिस इज mRNA, फाइन, दिस इज mRNA और ये हो जाएगा RNA, है ना? ये क्या है एक्चुअली में, डबल स्ट्रैंडेड RNA, है ना? यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होना है, कोई ट्रांसलेशन नहीं होना है यहाँ पे, नो राइपनिंग एंजाइम, है ना? तो राइप करेगा ही नहीं टमाटर, फाइन, ये टमाटर कभी राइप करेगा ही नहीं, फाइन, कभी राइप नहीं करेगा, हमेशा ग्रीन ही रहेगा, ठीक है? In order to ripe artificial ripener is used, और जब हम इसको पकाना चाहेंगे तो बाहर से आर्टिफिशियल राइपनर यूज करेंगे और पका देंगे इसको, फाइन। तो इस तरीके से हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो प्राप्त करा है, एंडलेस सेवर टोमेटो प्राप्त करा है। आर्टिफिशियल, क्या बोल रहे हो? आर्टिफिशियल राइपनर में क्या क्या आ जाएगा, नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हो? इसका एग्जांपल्स क्या होगा आर्टिफिशियल राइपनर का? इथफोन हो जाएगा, कार्बाइड हो जाएगा। तो वो प्लांट में रहेगा, इसको तोड़ने के बाद पकाते हैं या फिर प्लांट में रहता है तभी? नहीं, मान के चलो हमने समर में, एंडलेस समर है, टोमेटो है, ये टमाटर कभी पकेगा ही नहीं, नेचुरली ये पकेगा ही नहीं, है ना? जब भी इसको पकाना है तो हम लोग को आर्टिफिशियल राइपनर यूज करना होगा बाहर से, एक्सटर्नल मीडियम से, तब जाके पकेगा। तो मान के चलो हमने कच्चे में ही, हर एक कंडीशन में ही टमाटर को तोड़ लिया, स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में रख दिया हमने, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया साल भर, 6 महीना तक, 3 महीने तक, है ना? अब हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इस्तेमाल करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें इस्तेमाल करना है 20 तारीख को, हम क्या करेंगे, 17 तारीख को इसके अंदर एथफोन डाल देंगे, कार्बाइड डाल देंगे, पकना शुरू हो जाएगा, है ना? ये क्लाइमेटेरिक फ्रूट है, इट रिस्पॉन्सेस द इथिलीन हार्मोन, है ना? हार्मोन डाल देंगे, 2 दिन के अंदर पक जाएगा, मार्केट में बेच देंगे, है ना? इसका ब्यूटी यही है कि इसको हम जब चाहें पका सकते हैं, अपने आप पकेगा नहीं, है ना? सेम टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल किया है प्लांट, पौधे के अंदर, वो पौधा जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है ना? बहुत सारे इंडियन सेरेमनीज में पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, फाइन, है ना? तो क्या बोले थे, फूल वाला इस्तेमाल? फूलों में इस्तेमाल, मान के चलो फूल है, ठीक ना, 2 दिन बाद सड़ने लगता है, सड़ने लगता है क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन, ये
जो मिडल लैमेला है, कैल्शियम पेक्टेट है, वो डिग्रेड करने लगता है ना, पेक्टिनेज एंजाइम के चलते। तो हमने पेक्टिनेज एंजाइम वाले एमआरएनए को ही इनएक्टिव कर दिया है, साइलेंट कर दिया है, फाइन। तो उसके अंदर पेक्टिनेज एंजाइम बनेगा ही नहीं, तो मिडल लैमेला डिग्रेड ही नहीं होगा। मिडल लैमेला डिग्रेड नहीं होगा तो फूल फ्रेश रहेगा, सड़ेगा नहीं जल्दी। सर लेकिन इथाइलिन तो पेड़ में भी रहता है ना, तो फिर पक नहीं जाएगा? ना, तो उस हार्मोन के अगेंस्ट में भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल रखा है। सर उसमें हार्मफुल इफेक्ट इथाइलिन हार्मोन, जो हार्मोन अल्टीमेटली करता क्या है ना, इथाइलिन जो भी हार्मोन होते हैं किसी डीएनए को एक्टिवेट ही तो करता है, और वो डीएनए अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है। तो वो कौन सा प्रोटीन है, वो कौन सा एंजाइम है जो फलों को पकाता है? दैट इज पेक्टिनेज। सुनेंगे यहाँ पे, हार्मोन कोई भी हो करेगा क्या, है ना, वो पेक्टिनेज, है ना, पेक्टिनेज का प्रोडक्शन करवाएगा। और यही पेक्टिनेज क्या करेगा, सेल्स के मिडल लैमिना को डिग्रेड करने लगता है ना, ये मिडल लैमिला है ना, इसको डिग्रेड करने लगता है, इसको डिग्रेड करने लगेगा। डिग्रेड करेगा तो फल पल्पी बनने लगेगा, फूल पल्पी बनने लगता है, फाइन। और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं उसमें। सर बोलते इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट है क्या टोमेटो का? नहीं, हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, कंजम्पशन में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, आराम से कंज्यूम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यूज कर सकते हैं क्या क्या बोल रहे हो? यूज कर सकते हैं वेजिटेबल्स हो या फिर फ्रूट्स में भी। हाँ, कर सकते हैं, जो वेजिटेबल जल्दी सड़ जाते हैं, है ना, उन सभी में ये सब चीजें इस्तेमाल किया जा सकता है। पालक जल्दी खराब हो जाता है, लीफी वेजिटेबल्स जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनमें इस तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, है ना, रखा जा सकता है। कुछ कुछ फ्रूट्स में भी। ओके, और कुछ? ये तो ठीक है, आगे बढ़े या फिर और कोई सवाल करना चाहेगा? आगे बढ़ूं? किसी को और सवाल करना है? नो सर। नो सर। ओके, चलिए, ये तो हो गया आपका यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फाइन। अभी मैं यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बता रहा हूँ फार्मास्यूटिकल्स, फाइन। कैसे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मेथड भी यही होगा, है ना। मान के चलो कि कोई ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसको ज्यादा अमाउंट में ग्रो करवाएंगे। या फिर कुछ हार्मोन्स है या कुछ इन प्रोटीन्स है जो एनिमल्स में प्रोड्यूस हो रहा है, उस जीन को स्टडी करेंगे, जीन को आइसोलेट करके ईस्ट में डाल देंगे, किसी बैक्टीरिया में डाल देंगे, है ना, फर्मेंटेशन करवाएंगे, रिस्पिरेशन करवाएंगे, उनका मास प्रोडक्शन करवाएंगे, और वहां से उस प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेंगे हम लोग, फाइन। हो गया हमारा डिमांड फुलफिल। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन।
बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन और मेडिकल साइंस बोल सकते हो। फाइन, एक लिस्ट है मेरे पास, वो लिस्ट में दिखा रहा हूँ आप लोग को। सर इस चैप्टर से तो वही बैक्टीरिया का नाम ही सब आता होगा। क्या बोल रहे हो इस चैप्टर का? सर इस चैप्टर से तो वही बैक्टीरिया सब का नाम ही सब आता होगा ना। हाँ आता है। सर इसका नहीं हुआ है। हाँ हाँ, मैं कुछ आप लोग को यहाँ पे इस लेक्चर में कुछ कॉपी पेस्ट करना है, इसीलिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा है, स्लो हो रखा है ना नेट यहाँ पे, इसीलिए। हाँ दिख रहा है ये? वेट, अरे यार, ये देख पा रहे हो? स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, है ना? तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रखे हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पढ़ेंगे जरा इन सभी को, इन सभी को एक बार पढ़ लेंगे और बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टिक भी किया हूँ, उनका फंक्शन भी बता रखा हूँ। सब याद नहीं करना है, सिर्फ 2-4 याद करना है। पढ़ो जल्दी से। थर्ड पॉइंट और बता दीजिए। कौन सा थर्ड पॉइंट? डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इन कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेस। है ना? मान के चलो यदि हम कुछ प्रोडक्ट एनिमल से प्राप्त किए हैं और अपने शरीर में लेंगे तो उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, एलर्जी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके यदि हम लोग यूज करेंगे तो इस तरीके का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनकाउंटर नहीं करेंगे हम लोग, गड़बड़ी नहीं होगी। है ना? जैसे कि जीन थेरेपी में, जैसे कि मैंने बताया था ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन में किसी होस्ट का, किसी डोनर का किडनी हम रिसीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जागृत हो सकता है, उसको फील कर सकता है ना? लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके यदि कोई किडनी सिंथेसाइज कर लेते हैं लैब में, है ना, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके, है ना, तो वो किडनी यदि हम अपने शरीर में इम्प्लांट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है ना? सर जैसे ऐसा कि होता इंसुलिन है है। क्या? हाँ होता है, जैसे कि इंसुलिन है, यदि हम सुअर से पा रहे हैं या गाय से पा रहे हैं इंसुलिन, तो हो सकता है उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाए, हमारा इम्यूनिटी जागृत हो जाए। लेकिन इंसुलिन हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे अपना ही जीन इस्तेमाल करके ईस्ट के अंदर, और उस इंसुलिन को इस्तेमाल करेंगे डायबिटीज को रिड ऑफ डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो हम कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगले क्लास में हम इंसुलिन प्रोडक्शन पढ़ाएंगे। नेक्स्ट।
सर ये ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ये सब क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हो? ग्रैनुलोसाइट पॉइंट नंबर, हाँ, कॉलोनी ग्रैनुलोसाइट 7। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेजेस, ये सब ऐसे सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, है ना, जो फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, है ना। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए हम बायोएक्टिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे, एक प्रकार का कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, अपने शरीर में लेंगे, वो केमिकल ग्रेनुलोसाइट को एक्टिवेट कर देगा, बोलेगा भैया आप उठ जाओ, जग जाओ, आप एक्टिव हो जाओ और फॉरेन पार्टिकल्स को खा के खत्म करो। सर 10th पॉइंट में लिखा हुआ है इन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी इंड्यूसर ऑफ क्लास 2 MHC। क्लास 2 MHC दैट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, कहां पर? पॉइंट नंबर 10। हाँ, उसमें मैंने कमेंट किया पेंसिल से ना। यस सर। उसका यूज बता रखा हूं मैं वहां पे, इतना डीप में नहीं पूछता है ना। गामा इंटरफेरॉन के बारे में लिखा हूं, इन इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस ऑफ क्लास 2 MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होता है MHC। ये सब होते हैं तुम्हारा क्या बोलेंगे, वेयर WBC टेक्स द हेल्प ऑफ अनदर सेल्स, है ना, दूसरे सेल्स का मदद लेके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है ना। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एक्चुअली परफॉर्म होता है इसमें क्या बोलेंगे, फॉरेन सेल्स को किल करने में इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, है ना, वो खुद कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरों से किल करवा देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो MHC इज समथिंग लाइक दैट, है ना। ये WBC का पार्ट है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, है ना। ये किसी पैथोजन से बाइंड करवाएगा और कह देगा किसी दूसरे सेल को कि भैया इस पैथोजन को किल कर दो, है ना। छोड़ो, ये कॉम्प्लेक्स है, नहीं पूछता है ये ना, लंबा चौड़ा एपिसोड है। MHC मेजर, MHC क्लास 2 MHC, क्लास 1 MHC होता है ना, क्लस्टर डिटर्मिनेंट 4 होता है, क्लस्टर डिटर्मिनेंट 8 होता है, जो साथ में काम करते हैं। दिखा रहा हूं मैं, MHC एंड CD कुछ इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। इस तरीके से इंटरेक्शन होता है, देखो, है ना। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2, है ना। फिर इसके साथ CD8 है, CD4 है, टी हेल्पर सेल्स, है ना, किसी दूसरे सेल्स के साथ मिलके फॉरेन पार्टिकल्स को इन्वेट कर रहा है। तो देखो, ये जो टी हेल्पर सेल्स है दिख रहे हैं नीचे की तरफ, वो टी हेल्पर सेल्स है। ऊपर की ओर जो है वो एक प्रकार का हेल्पर सेल्स है ना, मदद करने वाला सेल्स है। फाइन, वो क्या करता है ना, वायरल इन्फेक्टेड टारगेट सेल्स को किल करेगा या फिर एंटीजेंस को किल कर रहा है, देखो ना। तो इस तरीके से होता है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, इंसुलिन का प्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद और भी हम लोग एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते रहेंगे। फाइन, यहीं तक मैं रहने देता हूँ। जो क्वेश्चन राइज करना है आप अगले क्लास में राइज कर सकते हो। खत्म हो जाएगा इस हफ्ते में, कोशिश करूंगा सिलेबस आपका खत्म करने के लिए।
तो इकोलॉजी वगैरह आप अपने से पढ़ाई करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। डाउट होगा वहाँ पे पूछ लेंगे आप लोग। और हम जो नोट्स दिए हैं आप लोग को एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे इकोलॉजी का। ठीक है? पढ़ाई होगा। ओके, आप साइन ऑफ कर सकते हैं। Oh no.